हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडीज़ में। देखिए, आज के इस पार्ट में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से एनसीईआरटी का कक्षा 9 का फ्रांस की राज्य क्रांति के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करेंगे और काफ़ी एकदम आराम से। बहुत सारे यूट्यूब पे हम देखते हैं कि आपको इतना जल्दी कॉन्सेप्ट को बता दिया जाता है और इतना इधर उधर की बातों में उलझा दिया जाता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नहीं कवर कर पाते हैं और फिजूल के प्रश्नों को आप याद कर जाते हैं। तो देखिए, स्मार्ट तरीके से अगर स्टडी करना हो तो आप ज्वाइन कीजिए जीके स्टडीज़ को, लाइक कीजिए, ठीक है, और आगे शेयर कीजिए। आपके अपने मित्र राहुल सर। चलिए प्रश्नों की शुरुआत की जाए और फ्रांस की राज्य क्रांति के सारे प्रश्नों को कवर किया जाए। तो आइए हम लोग चलेंगे डायरेक्ट प्रश्न पे। चलिए पहले देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों को। शुरुआत में आ जाते हैं। प्रश्न की शुरुआत होगी फ्रांस की राज्य क्रांति। जैसे आप हेडिंग देख कर के आए हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है, तो उसी प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 14 जुलाई 1789, यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति होती है। और ये क्रांति होने का मुख्य कारण था सामाजिक विभेद, यानी लोगों को 3 ग्रुप में बांट दिया गया था वहाँ, और जिनके पास धन था उनसे कर नहीं लिया जाता था, मजदूर और कृषक वर्गों से कर लिया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। तो जब भी अत्याचार किया जाता है और सामाजिक विभेद होता है तो निश्चित ही वो क्रांति का रूप लेती है। जैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने जैसे लोगों पे अत्याचार किया, तो अत्याचार आप कितना समय तक सहिएगा? तो आप भी क्रांति या आंदोलन कीजिएगा। देखिए, आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है, इसको मैं पूरे डिटेल से समझा दूंगा किसी वीडियो में। आंदोलन धीमी धीमी परिवर्तन किया जाता है आंदोलन में, और क्रांति तत्कालिक परिवर्तन होता है। तो हमारे देश में दोनों चीज़ें हुई थी और पूरे वर्ल्ड में भी हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 में, और इस समय यहाँ का राजा, फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16 था। ऐसे भी लिखा जाता है, लुई 16 था, ठीक है। आगे ये जो कि निरंकुश राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि फ्रांस के समय फ्रांस का शासक कौन था, यानी राजा कौन था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिब्रे क्या था? तो जो फ्रांस की मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, तो ये जो लिब्रे था ये फ्रांस का ही मुद्रा था। क्या था? फ्रांस की मुद्रा था। नेक्स्ट, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको मैं बता दूं, जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई जिसमें 3 वर्ग में लोगों को बांटा गया था, पादरी, कुलीन और कृषक मजदूर वर्ग, ठीक है। प्रथम स्टेटस में पादरी, द्वितीय स्टेटस में कुलीन, जिनकी संख्या कम थी लेकिन वो धनी माने जाते थे और उन पे कर का कोई चर्चा नहीं था, और जो गरीब थे, कृषक और मजदूर वर्ग थे, उन पे अत्याचार और उन पे कर लगाया गया था। ये अजीबोगरीब है। यहाँ जिसके पास ज़्यादा धन होना चाहिए उस पे कर लगाना चाहिए, तो यहाँ कर लगा था जिसके पास धन नहीं था, उल्टा। तो निश्चित ही क्रांति होगी। तो बास्तिल के बारे में आप जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये फ्रांस में किले की जेल थी, ये बिल्कुल सही बात है, इसी को लूटा गया था। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, ये भी सही है। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी इसका
आंसर हो जाएगा। मैं बोला ना, बिल्कुल आप इत्मीनान से चीज़ों को समझते हुए और एकदम आराम से पढ़िए जीके स्टडीज़ पे। देखिए मेरा MB ख़त्म होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई फ़ी का लालच नहीं है, सिर्फ आपसे एक चीज़ का लालच है कि आप अधिक से अधिक लाइक करें और प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। गलत होगा तो होगा, कोई बात नहीं, गलती हमसे भी होता है। आप लोग कमेंट नहीं करते कि कहीं सवाल का जवाब गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का छोड़िए, आप हिम्मत करके जब जवाब दीजिएगा, गलत हो या सही, आपने जवाब तो दिया ना प्रश्नों को। चुप रहने से अच्छा है कि कुछ जवाब दे दिया जाए, और कहीं कहीं चुप रहना भी सही हो जाता है। देखिए लुई 16 किस राजवंश के से संबंधित था? तो ये बुर्बो राजवंश से संबंधित था। जो लुई 16 था ये बुर्बो राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? तो ज़रा एक चीज़ देखिए, इसमें ऑप्शन आप कैसे छांट सकते हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। क्या होती है? फ्रांस की क्रांति होती है। तो क्या उससे पहले उन्हें, उसके बाद वो गद्दी पे बैठ सकता है? क्रांति हुई लुई 16वां के खिलाफ 1789 में, तो इसके पहले ही ना गद्दी पे बैठा होगा। देखिए इतिहास को कैसे पकड़ा जाता है, समझा जाता है। ऑप्शन आप कैसे छांट लीजिएगा। 1789 में उसके खिलाफ क्रांति हो जाती है, वो राजा था, तो क्या 1800 के बाद वो कभी उस गद्दी पे बैठ सकता है? तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। इसका मतलब 1774 में वो गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट, स्टेटस से क्या अभिप्राय है? तो मैंने अभी शुरुआत में ही बात किया था कि यहाँ के लोगों का जो विभाजन किया गया था वो स्टेटस के रूप में, स्टेट के रूप में जाना जाता था। कहीं कहीं स्टेटस भी मिलेगा आपको। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और कृषक या मजदूर वर्ग। तो सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर नहीं। देखिए यहाँ के कर को टाइल और टाइद कहा जाता था। टाइद और टाइल, जो यहाँ का कर था, ये दो प्रकार का कर था। टाइद ये क्या था? मंदिर जैसे चर्च पे कर लगाया गया था, यानी धार्मिक कर था। और ये जनरल सामान्य कर था, टाइल प्रत्यक्ष कर था। तो फ्रांस की सामाजिक वर्ग का विभाजन ये होल्ड किया जाए यहाँ पे। धार्मिक केंद्रों को स्टेटस कहा जाता था नहीं, अलग अलग राज्यों को स्टेटस कहा जाता था नहीं। फ्रांस के सामाजिक वर्गों का जो विभाजन था, जो लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया था, उसे ही वहाँ के स्टेट के नाम से जाना जाता था। उस स्टेटस भी कहीं कहीं लिखेगा। देखिए केवल NCERT का ही नहीं, ये बिहार सरकार का जो SCERT का पब्लिकेशन आता है बुक, उसका भी ये निचोड़ है पूरा। और जितने फ्रांस की क्रांति से प्रश्न बनता है, अगर कहीं पे आपको मिल जाए, एक बार देख लेते हैं इस सेशन को, तो आप वहाँ इस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, फोड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? तो देखिए ये कह रहा है कि वहाँ के स्टेट के रूप में जाना जाता था पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और व्यवसायी और किसान वर्ग। तो यहाँ बोला है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे, यानी सामाजिक विभाजन के सदस्य नहीं थे। तो सम्राट जो थे वो सामाजिक विभाजन के सदस्य नहीं थे, वो तो खुद राजा थे। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो देखिए जनसंख्या अधिक थी, अत्याचार होता था, कर लगाया जाता था। तो ये जनसंख्या के बदौलत जब कोई क्रांति होती है तो निश्चित ही उसमें जीत हासिल होती है, और वो क्रांति सही दिशा में होनी चाहिए, अपने हक के लिए होनी चाहिए, ना कि बेफजूल क्रांति हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष कर रहे थे। वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। वे लोग बास्तिल के ढहने का विरोध कर रहे थे। वे लोग बास्तिल के ध्वंस शेष को बेचने का विरोध कर रहे थे। नहीं,
पाव रोटी की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उन लोगों को, अब मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है और अचानक किसी कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है तो आप हल्ला मचाते हैं ना, तो पाव रोटी की कीमत में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इसके कारण वहाँ के लोग क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाइएगा तो पकड़ लीजिएगा। किसान स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, कुलीन वर्ग की सेवा करना, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। तो स्कूली, यहाँ देखिए कहा है कि नहीं कराए जाते थे, तो स्कूल शिक्षक के रूप में उनसे कार्य कराना। चलिए अगला प्रश्न। फ्रांस के किन स्टेटों को करों में छूट प्राप्त थी? तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि किस स्टेटस को छूट थी। तो वो कुलीन और पादरी जो कि उच्च वर्ग के लोग माने जाते थे, और तृतीय स्टेटस को निम्न वर्ग के लोग माना जाता था, जो व्यवसायी, कारीगर, किसान, मजदूर, इसमें सभी लोग थे। तो इन दोनों पे, प्रथम और द्वितीय स्टेट पे कर नहीं लगाया जाता था, इनको छूट थी। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? देखिए कर की बात आ गया, तो जो टाइद था ये धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। और जो टाइल था ये प्रत्यक्ष कर था। चर्चों पे जो कर लगाया जाता था वो टाइद था, और टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था। नेक्स्ट, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अभी मैंने बात किया था किसान कौन से कर दे सकते हैं, टाइद तो था धार्मिक कर, बाकी आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, तो कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए। सन 1774 में लुई 16वां सम्राट बना, तो राज्य कोष खाली होने का क्या कारण था? तो कारण था क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे। ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार के शानो शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च करती थी। ये दोनों सही है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी और बी। देखिए जब भी इतिहास या साइंस यानी विज्ञान या किसी भी कंपटीशन में जब इस प्रकार के आपको प्रश्न मिलता है या इनमें से सभी मिलता है, अगर उसका जवाब आपको पता नहीं है तो इस ऑप्शन पे जाइए, नहीं तो इनमें से सभी पे जाइए, ज़्यादातर चांस होता है कि वो सही हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया था? पादरी वर्गों ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, सम्राट ने। तो नेशनल असेंबली ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली ने। निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने भेजते थे? क्या भेजते थे? जन प्रतिनिधि भेजते थे। तो स्टेट जनरल, यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? स्टेट जनरल। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही इस पे चर्चा कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर से समझा दूँ। टाइद जो था वो धार्मिक कर था, टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था, लिब्रे था फ्रांस की मुद्रा, और स्टेट था इनमें सामाजिक विभाजन, लोगों के वर्गों में विभाजन, सामाजिक विभाजन भी से आप कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में, चर्च मतलब धार्मिक कर हुआ, मंदिर से, चर्च से, मस्जिद से जब भी कोई कर लिया जाएगा तो वो क्या होगा? धार्मिक कर कहलाएगा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो वाटरलू की लड़ाई हुई थी 1815 में।
नेक्स्ट, जैकोबिन का नेता कौन था? तो जैकोबिन का नेता रोबेस्पियर था। कौन था? रोबेस्पियर था। देखिए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री से है। सक्षमता परीक्षा, सक्षमता 2 वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, पीसीएस, यूपीएससी, सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों बनाई गई थी? तो फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए। ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस गणराज्य कब बना? तो देखिए 1789 में क्रांति होती है और ठीक 3 साल के बाद फ्रांस जो है वो बन जाती है, गणराज्य के रूप में उभर आती है। तो ये 1792। नेक्स्ट, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? कह रहा है नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? तो ये कब किया? सन 1784 में, सन 1789 में, सन 1781 में या 83 में? तो सन 1789 में। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो यहाँ का जो राजनीतिक क्लब था वो था जैकोबिन। कौन था? जैकोबिन क्लब था। कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? तो जो 2 स्टेटस थे, पादरी वर्ग, इनमें से देखिए बोला है कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? तो पादरी वर्ग जो थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। तो लुई 16वां सैनिक मंगाने के लिए ऑस्ट्रिया और हंगरी से दोस्ती किया था। तो इसी के कारण नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और हंगरी, हंगरी मैंने बोल दिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर ने आतंक का राज स्थापित किया था। गिलोटिन क्या था? देखिए कहा जाता है कि वहाँ के राजा को फ्रांसीसी क्रांति के बाद फांसी दे दी गई, लेकिन कहीं कहीं गिलोटिन का चर्चा किया गया है। ये गिलोटिन क्या है? सिर धड़ से अलग करने वाली एक मशीन हुआ करती थी उस समय, जिसे गिलोटिन के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? देखिए जब आप इतिहास को जानिएगा तो आज जैसे संविधान हर एक देश में है, महिलाओं को अपनी आज़ादी है, महिलाएं कदम से कदम मिला के चल रही हैं, जिससे देश की उन्नति, पूरे समाज की उन्नति होती है। लेकिन पुराने समय में इन पे काफ़ी अत्याचार हुआ करता था। तो आजकल ये हम लोगों पे अत्याचार करती हैं? नहीं, अत्याचार नहीं करती हैं, ये अपनी हक की मांग करती हैं और करनी भी चाहिए। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो अपनी हक की मांग भी ज़रूर बढ़ेगी। अभी भी कहीं कहीं कुरीतियाँ हैं जिसे धीरे धीरे मतलब ये 70% तो समाप्त हो ही गई है। तो फ्रांस में महिलाओं को मत देने का जो अधिकार हासिल हुआ, यहाँ पे गणतंत्र बन गया 1792 में। देखिए, और कितने लंबे अरसे के बाद 1946 यानी भारत की आज़ादी से 1 साल पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार फ्रांस में मिला। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। और मैं जैसे कि पहले ही चर्चा कर दिया था कि ये सेशन एसएससी से जुड़े सभी परीक्षाओं के लिए, सीटेट, सक्षमता, रेलवे, पुलिस, पीसीएस और बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसे आप लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।